Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we discuss 19 February newspaper. विकसित भारत हमारा संकल्प. Prosperity of farmers. 1,25,000 PM किसान समृद्ध केंद्र. Develop as one-stop shops. Farmer are getting modern facilities and information close to home. तो प्रधानमंत्री किसान समृद्ध केंद्र के बारे में देख सकते हैं किस तरह से किसानों को अवेयर किया जा रहा है. उसके अलावा अब तक कितने ओपन किए जा चुके हैं, तो 1,25,000. अस्पताल में सफाई की शिकायत के लिए QR कोड. तो जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में ये किया गया है कि QR कोड के माध्यम से कोई भी व्यक्ति जहां उसे लगता है कि सफाई होनी चाहिए उसकी शिकायत कर सकता है. फोन से पिक्चर क्लिक कर कर अपलोड कर सकता है, जिसके बाद उसको तुरंत उसकी शिकायत को सुलझाया जाएगा और सुपरवाइज किया जाएगा. तो देख सकते हैं किस तरह से टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सकता है डेली लाइफ में. अगर हम स्वच्छ अभियान 2.0 की बात करते हैं, उसको भी ऐड किया जा सकता है. स्मार्ट सिटी मिशन योजना. अगर शहरीकरण की बात करते हैं तो 2005 में जवाहरलाल नेहरू शहरी नव नवीनीकरण मिशन स्टार्ट किया गया था, जिसमें था कि 65 शहरों को पहले मार्क किया गया था कि उनको किया जाए, उनको डेवलप किया जाएगा, जो कि 2014 तक पूरे हो चुके हैं. 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन शुरू किया गया था, जिसके तहत 100 सिटियों को चुना गया था जो ऐसे शहरों के बीच में होगी जो ऑलरेडी डेवलप है, या फिर जहां पर पर्यटन के या फिर कुछ ऐसी फेमस चीजें हैं जो उस शहर के डेवलप होने का कारण है, ताकि उनको कनेक्ट किया जा सके, कनेक्टिविटी बनाई जा सके, और जो बीच में जो शहर पड़ते हैं जिनकी डेवलपमेंट रह जाती है उनको डेवलप किया जा सके. तो सूरत, आगरा. यहाँ पे जो ये टाइटल में लिखा है परवान नहीं चढ़ पाई, इसका मतलब क्या है? मतलब अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुई है. यहाँ पर वो लापरवाही देखने के लिए मिल रही है कि अ, जब मीटिंग्स की बात करते हैं तो अब तक सिर्फ 8 ही मीटिंग हुई है 2015 से लेकर 23 तक, और जितना काम होना चाहिए था वो काम नहीं हुआ है. तो अगर हम अमाउंट की बात करें तो 20,50,000 करोड़ का निवेश निवेश की ये पूरी परियोजना थी. उसके बावजूद भी अमाउंट में मिल गया, लेकिन फिर भी वो चीजें हो नहीं रही है, तो इसलिए परवान नहीं चढ़ पाई केंद्र सरकार की इसकी. 21% ठीक है। यहाँ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करते हैं, वो देख सकते हैं कि उन दोनों को किस तरह से सहभागिता पर 21% की उस पर तैयार किया जा रहा है, ताकि शहरों को डेवलप किया जा सके. यहाँ पर ये देख सकते हैं कि हम इंडिया में पर्यटन की बात करते हैं, टूरिज्म की, तो 3 तरह के टूरिज्म देखने के लिए मिलते हैं. एक हो जाएगा धार्मिक, एक हो जाएगा रामनिक, एक हो जाएगा चिकित्सक की, जहाँ जयपुर, तमिलनाडु या उत्तराखंड में इस तरह के देखने के लिए मिलते हैं. तो किस तरह से उन्हें कनेक्ट जो किया आपने जाए. सेकंड टाइप बताया वो कौन सा है? रामनिक जो बोला आपने? रमणीय मतलब जो धार्मिक से अलग हो जाएंगे, जैसे जो रिक्रिएशनल है, ठीक है। इन्होंने इसमें SCAF ने दिया था कि कम से कम 3 महीने के अंदर ये एक मीटिंग होनी चाहिए, ताकि पूरा बनाया जा सके प्लान की किस तरह से उनको डेवलप किया जाएगा. इसके अलावा जो इम्फॉल और अमरावती जैसी शहर है या जो समितियां हैं, उनको भी इन बैठक में बुलाया जाए, ताकि पूरे देश का विकास हो सके. कल्पमेधा. मोह एक अत्यंत विस्मित जाल है जो बाहर से अति सुंदर और अंदर से अत्यंत कष्टकारी है. जो इसमें फंसता है वह पूरी तरह से उलझ ही गया. स्वामी दयानंद सरस्वती जी. प्रवेश, आप क्या ऐड हाँ, करोगे? इसमें एग्जाम्पल हम ले सकते हैं एडिक्शन टू ड्रग्स, अल्कोहलिज्म या इवन स्मोकिंग। तो ये भी एक तरीके से मोही है। आप इसमें फंस जाते हो तो उतना ही इसके अंदर फंसते ही जाते हो। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले सकते हैं। इसके अलावा अगर इंडिविजुअली बात करते हैं तो वीसी की पैसे के वो जो रहता है कि आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो, तो वो भी एक तरीके से जाली है कि फिर आप किसी भी तरीके से पैसा कमाना चाहते हो, वो चाहे जो आप एक्ट कर रहे हो या बिजनेस है, वेदर उसमें कुछ एलिमेंट्स लीगल है या इलीगल है। तो दैट वी कैन टॉक अबाउट यहाँ पे करप्शन एंड ब्राइबरी। प्रवेश, आप क्या ऐड करोगे इसमें? नहीं दिव्या ट्रू, मतलब जो मानसी ने बोला उसी में सर, उसी को ब्रॉड करके लिखा जा सकता है कि जैसे अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे बात करें तो मोह अलग अलग तरीके के होते हैं। मोह होता है पैसे का, मोह होता है रिश्तों का, मोह होता है अलग अलग चीजों का। अगर ओवरऑल लार्ज व्यू पे बात करें तो हम देख सकते हैं जैसे कि
डेवलपमेंट होती है। तो अंडर डेवलपमेंट में जब क्रोनिक कैपिटलिज्म दिखता है, जैसे पेड़ भी काटे जाते हैं, रिहेबिलिटेशन भी नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट भी होता है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन भी होती है, तो ये सारी क्या है, ये मुंह को दर्शाता है कि हमारा मुंह जो है वो डेवलपमेंट के लिए इतना है कि वो हम सिर्फ सुंदरीकरण चाहते हैं, लेकिन उस सुंदरीकरण के पीछे कितने लोगों का नुकसान होगा वो नहीं देखते। अगर रिसेंट एग्जाम्पल हम देखें तो कल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने रेलवे लाइन से जितने चारों तरफ स्लम्स क्रिएटेड हैं, इलीगल कॉलोनीज जिनको बोला जाता है, वहाँ उनको सबको उखाड़ के फेंक दिया। तो लार्ज स्केल पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है दिल्ली से लेकर के आजादपुर और ये जो सोनीपत बेल्ट है इसमें। तो यहाँ इनका पे होगा क्या रिहैबिलिटेशन होगा वो भी देखना हम्म जरूरी है। यस, यहाँ पे हम पावर के मूव की भी बात करते हैं व्हेन टॉक अबाउट पॉलिटिक्स। सो पावर के मूव एग्जांपल्स हम क्या ले सकते हैं? फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं हॉर्स ट्रेडिंग की, बिकॉज हॉर्स ट्रेडिंग की वजह से जो एक्चुअली लोग वोट करते हैं जिन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को, दे चेंज साइड्स। सो वो अल्टीमेटली वो डिफीट हो जाता है, तो यू आर नॉट रिप्रेजेंटिंग एक्चुअली द पीपल्स एस्पिरेशंस। तो ये इसको और इसमें हम बहुत डिफरेंट टाइप के एग्जांपल ले सकते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड ले सकते हैं, डिलेज जो दिए, इवन गवर्नर के पार्ट में हम बात कर सकते हैं कि मोर बिल्स आर बीइंग रेफर्ड फॉर द प्रेसिडेंट्स असेंट, एंड जो कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में धर्मांतर विरोधी विधेयक लाने की तैयारी। धर्म परिवर्तन को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार कानून ला रही है कि जब हम देखते हैं, वहां के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अगर हम एशिया के दूसरे सबसे बड़े चर्च की बात करें तो वह जयपुर में बन गया है, जहां पर धर्मांतर तेजी से हो रहा है। तो उसे रोकने के लिए, या फिर अगर किसी को अपना धर्म परिवर्तन करवाना है, तो उसके लिए क्या क्या तैयार किया गया है कि 60 दिन के अंदर उन्हें घोषणा पत्र जारी करना पड़ेगा, डीएम को सत्यापन देना पड़ेगा। लेकिन अगर उसके परिवार वाले इस बात पर आपत्ति जताते हैं तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाएगी और उसके लिए गैर जमानत मामला दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा अगर 2 से 10 साल तक की जेल का प्रावधान है अगर अवैध रूप से धर्म परिवर्तन किया जाता है। 25,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक का जुर्माना है अगर सामूहिक तरह से धर्म परिवर्तन किया जाता है। परवेश, इसमें आप कोई एक्ट या फिर और कोई ऐसी स्टेट जिसने इस तरह का लॉ लाया हो उसके बारे में बता सकते हो? मध्य नहीं प्रदेश दिव्या, है। मध्य प्रदेश। कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल बता सकते हो प्रवेश? एक तो होता है कि आप खुद अपनी मर्जी से करना चाहते हो, तो वो इलीगल या गलत या अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होता है। बट अगर आप फोर्स के थ्रू और किसी को करा रहे हो, या जैसे यहाँ पे लिखा है कि मास कन्वर्जन हो रहा है, तो वो इलीगल है। और इसमें ये और लिखा है कि अगर कोई इंसान कराना चाहता है ठीक है, लेकिन उसमें उसके परिवार की सहमति भी जरूरी है। अगर वो आपत्ति कराते हैं तो उनको गैर जमानत मामले में इस पार्ट का लॉ बना दिया, बट जब हम एज ए हम्म, फंडामेंटल राइट करते हैं, हाँ हाँ, कि अगर परिवार की सहमति की जरूरत है, ये तो सुनने में हाँ ठीक लगता है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो हर एक इंसान का अपना इंडिविजुअल राइट है विद रिगार्डिंग टू फ्रीडम ऑफ थॉट एंड रिलीजन। तो ये जो आप बात करें ना धर्मांतरण वाली, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन मानते ने पूछा कौन सा आर्टिकल रिलेट करता है, आर्टिकल 25 होता है। तो उसमें ऐसा बोला जाता है कि राइट टू कन्वर्जन, ऐसा कोई आपको राइट नहीं है फंडामेंटल राइट के अंदर, तो कुछ ऐसे है। मान okay, so here we're talking about Uttar Pradesh and related projects. So we are seeing कि total कितना outlay है? It is close to rupees 10 lakh crores. So investment projects worth this much amount would be launched. So this is huge. हमने बात करी कि 10 लाख करोड़ का ये फिगर हमने अभी कहाँ बात करी थी कुछ दिन पहले, अगर आप लोग बता सको। रीसेंट इशू, यहाँ पे जो हम एमएसपी गारंटी की बात करें, तो वी वर सेइंग कि अगर ये गारंटी कर दी जाएगी तो एनुअली गवर्नमेंट के ऊपर इतना और लाइक उनको देना ही पड़ेगा अमाउंट 10 लाख करोड़ रुपीस। तो यू कैन सी कि कितना बड़ा अमाउंट है, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जा रहा है यूपी में। एंड एमएसपी गारंटी एक तरीके से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। सो दिस कैन बी कंपेयर्ड। जॉब अपॉर्चुनिटीज यहाँ लिखे हैं, कितना जनरेट होगी। अपार्ट फ्रॉम दिस वी कैन टॉक अबाउट डिफरेंट एरियाज। तो मोर ऑफन वी टॉक अबाउट कनेक्टिविटी, रोड कंस्ट्रक्शन, एक्सप्रेस प्रदेश लिखा गया तो एक्सप्रेसवेज बनाए जा रहे हैं, मेट्रोज, आरआरटीज की हमने बात करी। एयरपोर्ट प्रदेश, एयरपोर्ट्स हमने देखा कि
मैक्सिमम नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो आई थिंक दैट इज उत्तर प्रदेश ही टॉप पे है। देन एमएसएमईज हब, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब। तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब में हम बात करते हैं चाइना डोमिनेट्स इन दिस सप्लाई चेन, सो इंडिया वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ दिस क्रिटिकल सप्लाई चेन। so here we are talking about कि जैसे रॉ मटेरियल्स मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं और या डिफरेंट कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग की हम बात करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब इज एन इम्पॉर्टेंट यू कैन से प्रॉपर ब्रॉडर एरिया फॉर दिस। सो डिफरेंट सेक्टर्स की हम बात कर सकते हैं। तो ओवरऑल यहाँ देख सकते हैं कि बॉटम अप अप्रोच पे ही फोकस किया जा रहा है, जो एमएसएमईज हो गया या इंडस्ट्रियल यूनिट्स हो गए, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, रोडवेज है, रेलवेज है, एयरपोर्ट्स है, तो कनेक्टिविटी and reducing the logistics cost. Then US destroyer. In this picture, it is the US destroyer. So USS Halsey DDG-97. तो this is मतलब कौन सा क्लास है? Arleigh Burke class. Guided missile destroyer है US Navy का. It arrives to take part in Milan 24 hosted by Indian Navy at Visakhapatnam. So मिलान इस नेवी एक्सरसाइज है बहुत सारे कंट्रीज में। बहुत सारी कंट्रीज आई थिंक पार्टिसिपेट करती है, क्लोज टू 20 जो हमने पहले बात करी थी, मिलान 24। हाँ So this देख सकते showcases one of the steps when we're talking about the safety or the again safety for the Indo-Pacific region and again important 50 participant कंट्री, इंडिया की बात कर सकते हैं इसमें। 50 कंट्री। 50 कंट्रीज हैं, ओके। तो इसमें इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि विशाखापट्टनम लिटोरल कंट्रीज ही होंगी। तो So विशाखापट्टनम के बारे में औशिक बता सकते हैं कुछ? विशाखापट्टनम के बारे में, हम्म, विशाखापट्टनम आई थिंक वहाँ पर डॉकयार्ड है, नेवल डॉकयार्ड है, इसलिए वहीं पर बताइए आप उसके बारे में। विशाखापट्टनम जो है वहाँ पर तो लार्जेस्ट और मोस्ट पॉपुलस मेट्रोपॉलिटन है, यानी 10 लाख से ज्यादा जनता जहाँ रहती है उसको मेट्रोपॉलिटन बोलते हैं। तो आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा है ये विशाखापट्टनम, नंबर 1। दूसरा ये कि जैसा आपने बताया कि लार्जेस्ट डॉकयार्ड नहीं है, ओल्डेस्ट शिपयार्ड है इंडिया में विशाखापट्टनम में, हम्म और एक कोस्टल सिटी है। मैं बता नेवी डॉक उसी के लिए वहीं पर होता है, हमेशा विशाखापट्टनम में होता है, यही कारण है। ठीक। नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम, ईस्टर्न नेवल और कमांड। के आसपास से ही गोदावरी जो नदी है उसका डेल्टा बनता है, जो कि इसी एरिया में एग्जैक्ट बनता है राजा मुंदरी। हम्म और पोर्ट देखिए, पोर्ट कैसा पोर्ट है, आर्टिफिशियल है, नेचुरल है। हाँ जी सर, इस पे क्वेश्चन भी आया, टाइप ऑफ पोर्ट कौन सा, टाइडल पोर्ट है, कौन सा पोर्ट है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसमें हाउ वी कैन यूज इट, मतलब इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ कैरिंग आउट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। सो फर्स्टली इट इज टॉकिंग अबाउट इलेक्टोरल रिस्क ऑफ एआई। तो that should be taken up seriously, but also keep in mind कि risks presented by rushed efforts to manage those risks. So we need to come up with certain sustainable measures. वो short term measures नहीं होने चाहिए as far as risk aversion is concerned. सो क्या चैलेंजेस है? पहला तो थ्रू डिस इंफॉर्मेशन सर्च, सोशल मीडिया पे हम बात करते हैं, इलेक्शंस जो कैंपेनिंग है दैट इज नॉट प्रॉपरली रेगुलेटेड बिकॉज सोशल मीडिया आर सेल्फ रेगुलेटेड, सो दैट इज वन ऑफ द चैलेंजेस। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे मेंशन है कि इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट मेटा वुड टेक इट्स टाइम विद देयर कंटेंट मॉडरेशन स्टाफ कट वे बैक. So as part of the massive layoffs of 2023, so content moderation staff, this term we can use as a part of regulation. So adequate numbers that should be recruited. इसमें एक और एक मैं ऐड करूंगा, वो trend ये कंटेंट। देखने को मिलता है। बोले इसमें जो कंटेंट मॉडरेशन जो लिखा हुआ है ना, तो फिर कंटेंट मॉडरेशन का स्पेसिफिक स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए जो मेटा और बिग टेक दे डू नॉट फॉलो, कि एग्जैक्ट विच कंटेंट या फिर क्या प्रोसेस है। कि अगर फॉर एग्जांपल आपने कुछ पोस्ट किया ऑनलाइन, वो हो सकता है कि ट्रू हो रहा है। फॉर एग्जांपल कोविड वाज कॉज बाय द कोरोना वायरस, जो डिटाइड ओरिजिनेटेड इन वुहान, तो दैट वाज फ्लैग्ड इन 2020,
और उसको अकाउंट डिलीट हो जाता था उस समय। लेकिन बाद में ऐसे पता लगा कि हाँ सही में वेट मार्केट से हुआ और बायो सेफ्टी लैब जो थे वहीं से हुआ। तो जो फेक न्यूज़ है वो कौन डिसाइड करेगा? तो इस पर एक क्वेश्चन मार्क उठता है। इसलिए फिर तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक इनिशिएट किया था एक्टिविटी की जो फैक्ट चेक यूनिट टीम है, इट विल बी यूजिंग द गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर क्रिएटिंग अ नैरेटिव रिगार्डिंग द फेक न्यूज़ और फिर उसको टैकल करेंगे। तो बाद में कहा है कि जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है और जो फेक न्यूज़ यूनिट है, दोनों का कोलैबोरेशन इतना ज़्यादा है कि हो सकता है ऐसा है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट इन पावर, पार्टी इन पावर, दे आर स्प्रेडिंग द फेक न्यूज़, उनको चेक नहीं करे। तो ये जब हर जगह कंटेंट मॉडरेशन की बात करते हैं तो इसमें चैलेंज आता है कि किसका कंटेंट कैसे करेंगे और फिर प्रोसेस क्या रहेगा ओवरऑल। क्या ऐसा कुछ स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है कि ऐसा कंटेंट रहेगा तभी आपका बैन किया जाएगा एग्जैक्ट, और ग्रीवांसेस कैसे रहेगा लॉन्ग टर्म में? तो इसके हिसाब से अगर पॉलिसी बोले तो यूएस में और पोलैंड में खास करके, तो सोशल मीडिया राइट्स है, वहां पर आपका कोई भी अकाउंट डिलीट नहीं कर सकते सरकार, गवर्नमेंट भी, कोर्ट के थ्रू ही होता है घूम फिर करके। तो एक ओवरऑल रेगुलेशन की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे वी सी की ग्लोबली कितने इलेक्शंस होने हैं, तो सून टू हैपन 83 इलेक्शंस होने वाले हैं। तो इवन ग्लोबली जो मेनेस है ऑफ डिस इंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, वो और ज्यादा इंक्रीज हो सकता है। सो दिस बिकम्स वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज। अपार्ट फ्रॉम दिस वही बात हो रही है एआई रेगुलेशंस, उसको एआई इंडस्ट्री को री इन्फोर्स करना। So इसमें how transparently we can ensure elections are held, and for example और क्या होना चाहिए, तो auditing of AI systems that should take place। तो वो लॉ में कहाँ फिट होते हैं? तो एआई की जब हम एप्लीकेशंस की भी बात करते हैं तो हर जगह उनकी एप्लीकेशन है, तो आप कहाँ का लॉ में उनको फिट करोगे? तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो एक या तो सेपरेट लॉ शुड बी देयर एज फार एज रेगुलेटिंग एआई इज कंसर्न। एंड रेगुलेशन के अराउंड अगर हम ग्लोबली बात करते हैं तो वी ऑल्सो सी की देयर इज दिस डिमांड की एक कॉमन ग्लोबल स्टैंडर्ड्स ऑफ रेगुलेशन फॉर एआई होना चाहिए। जैसे आपने कहा ना कि कहाँ कहाँ पर लॉ लगा सकती है, क्योंकि फिर हर के लिए अलग होना चाहिए। तो इसमें एक हाँ। तरीका होता है जो यू फॉलो किया है कि इफ दिस कंटेंट इज जनरेटेड बाय ह्यूमन क्वेश्चन मार्क, या फिर जनरेटिव है क्वेश्चन मार्क। जनरेटिव ये है कि साथ साथ उसका लॉ लगेगा, ह्यूमन ने अगर आर्ट फॉर्म बनाया तो उसका अपना आईपीआर लगेगा। तो ये तोड़ दिया गया हर चीज में कि चाहे एक और म्यूजिक रहे, चैलेंज है। हम्म म्यूजिक हो गया कि मतलब। AI is concentrated in the hands of few big tech companies. So उनका ethical lapses होने का chances भी ज्यादा है of when we talk about usage and applications of AI। तो हम बात करते हैं Google, Microsoft, Amazon। So these are the few big tech companies जिनके हाथ में we can say कि major जो globally AI tech use किया जाता है, they are having the power। So this is also one of the challenges. So ethical usage and values should inform the entire regulation framework। तो इवन क्या एथिकल क्वेश्चंस है, तो यहाँ पे भी डिफरेंसेस हैं कि क्या चीज एथिकल है, क्या अनएथिकल है। तो इवन सोसाइटीज आर हैविंग डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू ओवर दिस। सो questions like should free speech be prioritized or should we have guardrails on expression to protect the weak? तो एक ये क्वेश्चन है, या जो एथिकल डिलेमा की हम बात करते हैं, दिस इज वन ऑफ देम। तो लेवल ऑफ रिस्क हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? तो ये सब कुछ वी कैन से कि एरियाज हैं वेयर more research and development, data, regulation, transparency, accountability, common regulation standards, all of that is required। And even transparency की भी जब हम बात करते हैं तो it is important कि we ensure that meaningfully it is transparent। it is not कि बोल दिया transparent है and just for the sake of it it is being done। तो क्या वो meaningfully transparent है कि नहीं, that needs to be taken care of। और बाकी लॉ की बात औशिक ने मेंशन कर दिया। जहाँ तक विशाखापट्टनम की बात है, इट इज वन ऑफ द 13 मेजर पोर्ट और ओनली मेजर पोर्ट इन आंध्र प्रदेश, नेचुरल हार्बर है और सेकेंड लार्जेस्ट बाय वॉल्यूम। लैंडलॉर्ड हम्म मॉडल कर सकते हैं, लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल। लैंडलॉर्ड पोर्ट मतलब कि गवर्नमेंट इज लैंडलॉर्ड और बाकी जो ऑपरेशन होगा इट विल बी डिसाइड बाय द ट्रस्ट या प्राइवेट अथॉरिटी।
प्राइवेट तो नहीं है, तो फिर ट्रस्ट ही है। ठीक है। So here GSLV F-14 rocket. Why it is named और इट इज Naughty? हाँ, एक और है, इट इज अ डीपेस्ट पोर्ट, नेचुरल Okay, डीपेस्ट पोर्ट इन इंडिया। ठीक है। GSLV F-14 रॉकेट वाई इट इज नेम्ड नॉटी बॉय हमने कल कवर किया। तो रीजन अगर हम आज बात करें तो सो फार 15 टाइम्स जो मिशन या सैटेलाइट भेजी गई दैट इज थ्रू GSLV, बट देखा गया कि उसमें 15 में से 4 फ्लाइट्स वर अनसक्सेसफुल। तो दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट फेलियर रेट ऑफ एनी रॉकेट। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड नॉटी बॉय, मतलब चांसेस ऑफ फेलियर आल्सो एग्जिस्ट। एंड PSLV से कंपेयर करते हैं सक्सेस रेट, तो PSLV हैज फेल्ड ओनली ट्वाइस इन इट्स 60 लॉन्चेस। So that is why simply the reason behind naming it to be naughty boy. And so generally when we are comparing it in terms of advancements compared to PSLV, so GSLV is a more powerful rocket than the PSLV, much heavier satellites वो carry कर सकते हैं, and it can carry more than 2200 kgs to geostationary orbits, more than 6000 kg to the low Earth orbits. So जो हमने thrust up thrust की बात करी थी in our science sessions, तो वो ज़्यादा है in GSLV. And like developments की अगर हम बात करते हैं तो we talked about the fuels, the solid, liquid, and cryogenic stages. So यहाँ mentioned भी हुई cryogenic engines, they use liquid hydrogen as the main fuel, liquid hydrogen, and hydrogen is one of the most abundant element in the universe. So hydrogen is considered to be one of the most efficient rocket fuel, difficult to handle in natural gaseous form but manageable in liquid state. तो cryogenic state में it is the जो भी fuel है it is stored at extremely low temperatures, nearly 250 degrees Celsius, below zero, minus 250 degrees. एंड हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीडाइजर भी हम यूज करते हैं क्रायोजेनिक इंजन में। And मानसी, अगर oxygen इस भी टॉपिक होता है में और liquid से oxygen. इस टॉपिक में से 5 की पॉइंट निकाले तो आप क्या निकालोगे? Okay, इसमें we'll talk about GSLV Mark III, the naughty boy, talk about that. Then geostationary orbits, powerful rocket, cryogenic stages. I think these would be the keywords. मैं ऐड करूंगा सेल्फ रिलायंस। ये टॉपिक दिखाता है जीएसएलवी यूजेस क्रायोजेनिक इंजन दैट वाज नॉट गिवन बाय द रशिया और नाइदर द यूएस। इट वाज डिजाइन्ड ऑन द रिवर्स इंजीनियरिंग ऑन रशियन डिजाइन 1980s में, क्योंकि इंडिया उस बार एमटीसीआर का पार्ट नहीं था। अभी इंडिया हैज बिकम पार्ट ऑफ द एमटीसीआर इन 2016। आफ्टर दैट फिर जो भी टेक्नोलॉजी है रिगार्डिंग टू द मिसाइल इट कैन डेवलप मोर देन 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर। तो they were not transferring technology to India, both Russia and US. तो सेल्फ रिलायंस एक कॉन्सेप्ट हो सकता है एग्जाम्पल। बट औशिक यहाँ मेंशन है कि इंडिया की डील हुई 1980s विद रशिया टू सप्लाई क्रायोजेनिक इंजन्स, ठीक है, बट इट केम अंडर प्रेशर, वो एक हाँ अलग नहीं पॉइंट। बना फिर, नहीं ना मिला फिर। तो अच्छा वो हम्म, हुआ ही नहीं फिर आगे, हाँ बिकॉज वही बात, उन्होंने मिसाइल दिया था, अभी इंडिया कंट्रोल ने उससे किया था ने ये। बोला कि इट वुड वायलेट दिस MTCR। तो MTCR क्या इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क है टू स्टॉप द प्रोलिफरेशन ऑफ मिसाइल टेक्नोलॉजी। हाँ ओके, यस। दैट इज द डील वाज कॉल्ड ऑफ। तभी जाके ना कि ब्रह्मोस मिसाइल है, इट वाज लेस देन 300 किलोमीटर बिफोर एमटीसीआर। आफ्टर इंडिया बिकेम पार्ट ऑफ द एमटीसीआर, नो द रेंज ऑफ द ब्रह्मोस हैज बीन इंक्रीज टू मोर देन 450 600। और फिर एक्सपोर्ट भी कर सकते हो आप इसको। एक्सपोर्ट किया हमने, वियतनाम को भी बात हो रहा है, फिलीपींस को हमने किया है एक्सपोर्ट इसलिए। लेकिन चाइना पार्ट नहीं है एमटीसीआर का, तो ये बस याद रखना। ओके। एंड ऑल्सो एक और क्वेश्चन है कि जो रॉकेट लिफ्ट ऑफ होते हैं तो हम देखते हैं कि सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से ही होते हैं, तो सिर्फ वहां से ही क्यों लॉन्च करते हैं हम? तो अगर जोग्राफिकली लोकेशन की बात करते हैं तो VC की कोस्टल एरियाज में है, तो दैट इज वन ऑफ द रीजंस। एंड लैटिट्यूड के हिसाब से भी हम बात कर सकते हैं, जो ट्रेजेक्टरी होने वाली है रॉकेट की, तो उसके लिए कौन सी मोस्ट एप्रोप्रिएट लोकेशन हो सकती है, तो दैट कैन बी वन ऑफ द रीजंस। और पहला जो बोला सेफ्टी।
तो अगर कोई फेलियर भी होता है तो it would जैसे drop मानसी ने into कहा the Bay ज्योग्राफिकली, of Bengal region. हाँ, तो क्यों ही मतलब ज्योग्राफिकली वहीं पे ऐसी ज्योग्राफी क्या है, क्वेश्चन तो ये उठता है। बोलो पहली प्रदेश बात क्या? पहली बात है हाँ, कि एक तो एग्जैक्ट कि वो बे ऑफ बंगाल की तरफ में, टिप ऑफ द पुलिकट लेक के बगल में श्री हरिकोटा, आई थिंक यू कैन करेक्ट मी। हाँ, पुलिकट लेके। हाँ, पुलिकट के लिए बगल में, तो वहीं पर तो एक तो वो हो गया रीजन, बे ऑफ बंगाल कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है तो हाँ, वही जो ड्रॉप मिसाइल, होगा Bay हाँ, of Bengal ड्रेन बॉर्डर ड्रॉप। में। दूसरा होता है कि इट इज नियर, स्लाइटली नियर टू द इक्वेटर, तो उसमें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भेजने में आसानी होता है वहाँ से, ये भी एक रीजन। क्योंकि अल्टीमेटली आपको जियो स्टेशन करने के लिए आपको 36,000 किलोमीटर अप ऑन द इक्वेटर, तभी अभी वेरी तक तो वही। एंड सेटिस्फाइड। वहां पे सेंट्रीपीटल फोर्स लग रहा होता है, जिसकी वजह से जो एक्स्ट्रा बूस्ट होता है लॉन्च करते टाइम, वो इतना नहीं लगता है। अर्थ का रोटेशन का जो फोर्स है वो भी हम यूज करते हैं जितना जितना इक्वेटर के पास होते जाते हैं। और इंडिया तो इक्वेटर पास है नहीं, पहली बात, तभी। लेकिन फिर मेरा क्वेश्चन ये उठा, फिर साउथ में क्यों नहीं किया इन लोग, तमिलनाडु, टिप ऑफ द तमिलनाडु और इक्वेटर के सामने। आई थिंक वी हैव टू मेल टू द इशू। वेदर कंडीशंस भी होती हैं। देखना पड़ेगा इसका। ठीक है, हम्म। कंटिन्यू। Okay, next topic is about bubonic plague Why case don't you report. think in terms of rotation of Earth, direction of rotation of Earth? तो डिस्कस कि डायरेक्शन Okay. और रोटेशन तो सेम ही रहेगा ना सर, लेकिन जो कोरिलेसिस फोर्स है और जो एक्स्ट्रा जो अभी एफर्ट नहीं करना पड़े, थुम्बा वी आर नियर टू द थुम्बा हमने बनाया, थुम्बा हमने बनाया, लेकिन this is more as you have discussed all the parameters. That is why we had chosen the eastern coast. यस। Bubonic plague case reported in the US. So it is a example of zoonotic disease. So it is because of the zoonotic bacteria. So it is because of Y pestis. So this is one thing. Symptoms की बात की जा रही है. So it intrudes or it infects the lymph nodes. So lymph nodes क्यों important होते हैं for the immunity of the body. So this there. So Black Death is still the most deadly outbreak of all times, जो 14th century में हुआ. And it is believed कि because of उस time पे जो bubonic plague हुआ 14th century में, it wiped out of almost half of Europe's population. Half population. और उसी के So बाद जो सैनिटेशन और हाइजीन सिस्टम है यूरोप में, इट वाज अगेन ड्रॉन बैक फ्रॉम द ग्रीक रोमन पीरियड। उसके बाद से वो डेवलपमेंट उसी 14th सेंचुरी के बाद ही फिर दे वर ट्राइंग फॉर द सी रूट, क्योंकि अब लैंड में नहीं आ सकते, ब्लैक प्लेग है, तो सी रूट फिर प्रैक्टिस करते गए थे 15th सेंचुरी में आते आते फिर हर जगह आ गए। तो इसी so इम्पोर्टेंट two types of plague ब्लैक और डेथ के mentioned. बाद भी देवर क्वेश्चन कि क्या वो सिर्फ प्रे करने से सही हो सकता है। तो चर्च के ऊपर सवाल उठा था उसके बाद कि वो चर्च से प्रे करते थे, तो उसके बाद फिर 15th सेंचुरी में फिर जस्ट उसके बाद रहने सा आता 1516 कि हर अथॉरिटी पे क्वेश्चन किया था उस समय। तो इम्पोर्टेंट है ब्लैक डेथ इवेंट यूरोप के लिए। ठीक है, तो 3 ways हैं through which we can get infected with this bacteria according to WHO. With the bite of the infected vector fleas, so fleas is the vector. Unprotected contact with infectious bodily fluids या contaminated material अगर हम touch करते हैं, and यहाँ पे लिखा है कि we are bitten by an infected rat. Third is inhalation of the respiratory droplets, so it can spread through air. So these are 3 ways, and though specialized types of plagues are also mentioned, one is pneumonic plague. So this is one of the most, this is the most dangerous according to WHO, and almost always fatal if it remains untreated. तो lungs और respiratory system को impact करता है, lymph nodes से ऊपर direct impact होता है. तो also this is
according to the US State Center for Disease Control Prevention, this is the only form of plague that can spread from person to person by inhaling infectious droplets. So this can be remembered, certain exceptional facts. Next topic is about Aadhaar. तो क्या आप आधार को यूज कर सकते हो एज अ प्रूफ फॉर योर डेट ऑफ बर्थ? सो ऑल्दो अभी तो यूज यहाँ पे करते ही है, तो हाँ अभी तो लेकिन यूज डेट ऑफ करते बर्थ के हैं। लिए तो डेट ऑफ बर्थ के लिए तो मोस्टली वी यूज 10 स्टैंडर्ड डेट ऑफ बर्थ के लिए आधार कार्ड यूज अभी नहीं होता है, 10 टेंथ की हाँ मार्कशीट यूज होती 10 है। बोर्ड स्टैंडर्ड। ये हाँ यूनिक मतलब आइडेंटिफिकेशन एड्रेस नंबर है कि वेरिफिकेशन इंसान के का लिए भी पर्सनल, यूज करते हैं। हाँ एड्रेस सिटीजन भी नहीं यूज वेरिफिकेशन करते इसको, के लिए। प्रूफ आइडेंटिटी नॉट सिटीजन और डेट ऑफ बर्थ। तो रिस्क राइडर्स इज द इशू, जैसे फ्री राइडर्स प्रॉब्लम हम बात करते हैं इन केस ऑफ पब्लिक गुड्स, तो यहाँ पे भी रिस्क राइडर्स हैं, क्या रिस्क एसोसिएटेड है? क्योंकि अगेन क्या ये ओरिजिनल प्रूफ तो हम इसको नहीं बोल सकते ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो ऑल्दो यहाँ पे वी आर वेटिंग की सेंटर वुड बी क्लैरिफाइंग ऑन दिस केस तो वेदर वी कैन यूज इट और नॉट। सो as we talk about UIDA का क्या stance है, तो they feel and they have reiterated their stance is कि Aadhaar number can be used to establish the identity of an individual subject to authentication and is not per se proof of date of birth. So this is the thing, and again this is not it cannot be again used as a to verify your citizenship also. So center would be clarifying on this. Next, we are seeing ki amongst the states when talking about electric vehicles charging stations. So which state is on the top? So Karnataka. So we can talk about the Karnataka model. What have been the policies? What was the exact plan? So we are seeing Bureau of Energy Efficiency is important under the Ministry of Power. So role of definitely local bodies becomes important. And number is around 4,281. Bengaluru urban district has the most stations, 4,000 the number. So this is a part of critical infrastructure, we can say, in terms of when we are seeing ki how we can ensure that the sales of electric vehicles can increase. But एक challenge यही है यहाँ पे, या irony यही है कि electric vehicles की sales हम प्रमोट करना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं, सेइंग कि क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट है उसको मिटिगेट करने में हेल्प करेगा, बट अल्टीमेटली जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो कहाँ कौन से सोर्स से आ रही है? फॉसिल फ्यूल जनरेटेड है कि वो भी रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेटेड है? तो वो एक मेन यहाँ पे क्वेश्चन उठता है। और रिगार्डिंग यहाँ पर कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इट इज ओनली कंपाइलिंग द स्टैटिस्टिक। ईवी में जो पब्लिक चार्जिंग स्टेशन है इट इज इम्प्लीमेंटेड अंडर फेम 1 फेम 2 मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इलेक्ट्रिक्स। और ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का काम है कि दे स्टेट द स्टैंडर्ड ऑफ द एनर्जी एफिशिएंसी, जो बोलते हैं 5 हाँ स्टार जो रेटिंग। स्टार रेटिंग्स दी जाती है, हाँ हाँ हाँ। स्टार रेटिंग्स ब्यूरो और ऑफ वो एनर्जी और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो होते हैं लाइक 2001 में एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के अंदर में स्टैट्यूटरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर। उनका काम है कि लॉन्ग टर्म में इंडिया एनर्जी एफिशिएंट बने हर एक फील्ड में, और एक तरह से जो नेशनल कूलिंग एक्शन प्लान है कि एसी का कम यूज करे, मोर एफिशिएंट बनाए, ताकि लॉन्ग टर्म टारगेट विद रिगार्ड टू पंचमरी मिशन वो अचीव कर सकें। तो एनर्जी एफिशिएंसी की बात होता है हर एक फील्ड में। सो हाईएस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कौन सी स्टेट में? उत्तर प्रदेश में, फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड देन कर्नाटका। बट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर साथ में साइमल्टेनियस डेवलपमेंट वो भी इंपॉर्टेंट है ना। एक चैलेंज ये भी आ जाता है कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बना भी दिए बहुत सारे, तो उनकी मेंटेनेंस भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे वी टॉक्ड अबाउट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स इंपॉर्टेंट हो जाती है। पीपीपी मॉडल। एंड यहाँ पे एक फैक्ट है कि गुड़गांव में इंडिया का लार्जेस्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन है, 121 चार्जिंग पॉइंट्स है उसमें। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि चार्जिंग स्टेशन को बढ़ाने के लिए और तो मुश्किल है, तो जो ईवी के स्टोरेज बैटरी स्टोरेज उस पर फोकस किया है हर एक कंपनी का कि वो बढ़े और जल्दी एफिशिएंट चार्ज हो, जल्दी चार्ज हो, 1 घंटा नहीं लगे, 30 मिनट 20 मिनट में हो जाए चार्ज। 15 मिनट्स भी चार्ज होता है तो बहुत होता है, क्योंकि आप पेट्रोल भराने आते हो तो 3-4 मिनट में हो जाता है, लेकिन 15-20 मिनट्स में तो लॉन्ग क्यू के कारण दिक्कत हो सकता है। वी कैन से कि इवन जो चार्जिंग स्टेशंस है दे कैन बी एडजस्टेड टू दी पेट्रोल पंप्स जो है।
तो इसमें ज्यादा फोकस ओशिक अगर हम कहें तो पब्लिक व्हीकल पे क्यों नहीं होता ईवी का? पब्लिक व्हीकल पे करो, आप कमर्शियल कर ही व्हीकल रहे पे करो। कर ही रहे हम लोग। पब्लिक व्हीकल तो ये जो फेम 2 पॉलिसी पब्लिक व्हीकल का तो बात होता है इसमें। फेम 1 हो गया कि नहीं, आपको प्रोमोट करना है। फेम 2 जैसे मान तो लीजिए जैसे मान लीजिए जो कमर्शियल वोएज होते हैं ट्रक्स के, जो पूरे 24/7 चलते हैं रोड पर, हम्म उनको आप ईवी कर दो कनेक्ट। उनको हाँ अब मैं आधा बताता हूँ। घंटा 1 हम्म घंटा चार्ज भी करेंगे तो भी कोई हम्म दिक्कत नहीं है। हम्म तो प्रॉब्लम क्या है? तो पहली बात है कि जो जो ट्रक्स यूज होते हैं वो वियर एंड टियर बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि जो मटेरियल्स वो लेते हैं ना 5 टन 10 टन, तो उतना कैपेसिटी नहीं है बैटरी का। और बैटरी उतना बनाना मतलब बहुत मुश्किल है ट्रक्स के हिसाब से देखा जाए। बस के लिए ठीक है, क्योंकि बस में ट्रांसपोर्टेशन से बस यूज किया जाता है दिल्ली में, बैंगलोर में, हर बार अगर देखोगे एडवर्टाइजमेंट निकलता है आप पार्टी के जो गवर्नमेंट है कि वी हैव डोनेटेड इतने बस, या फिर टोटो हो गए, या फिर ओला से रिलेटेड रिलेटेड टैक्सीज हो गए। लेकिन ट्रक में ये प्रॉब्लम है, जैसे ट्रक को हम लोग लॉन्ग टर्म में फोकस करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंदर यूज करें, क्योंकि वो ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है एज कम्पेयर टू ईवी, ग्रीन हाइड्रोजन। तो जर्मनी पहला कंट्री है जिन्होंने बनाया था ग्रीन हाइड्रोजन पर ट्रक्स वर्ल्ड में। और जापान में टोयोटा सबसे बड़ा कंपनी है। टोयोटा ऐसा कंपनी है कि दे आर नॉट फोकसिंग ऑन ईवी। अकेला था वो जो सीईओ थे, उन्होंने स्पीच दिया था कि हम लोग ईवी फोकस नहीं कर रहे। सबको क्वेश्चन पूछे थे क्यों नहीं कर रहे, सबको ही कर रहा है। तो वो बोले कि नहीं, हाइब्रिड तो सब करेंगे, लेकिन जो जनरल ट्रेंड है उससे हट के तो उन लोग वो फोकस कर रहे ग्रीन हाइड्रोजन पर। टोयोटा जापानीज। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट फ्री मूवमेंट रिजीम। तो यहाँ पे हम इसी डिबेट की बात कर रहे हैं कि क्या इसको विड्रॉ किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए, तो क्या कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस है। सो स्टार्टिंग में दिस लाइन लाइक वी कैन यूज इट एज एन इंट्रोडक्शन ऑल्सो कि नेशन इज डिफाइंड नॉट बाय द बॉर्डर्स दैट डिमार्केट इट बट बाय द पीपल हु लिव इन इट। सो दिस कैन बी वन ऑफ द ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शंस। एंड जब हम इंडिया की नेबरहुड पॉलिसीज की बात करते हैं, लाइक नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात करते हैं, तो नेबरली रिलेशंस प्रायोरिटी है। बॉर्डर्स दे आर टाइड नॉट जस्ट टू द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, तो नॉट जस्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ दिस, द पोस्ट colonial nation state also we prioritize की interest of people in border areas and क्या उनकी again imagined histories जो रही। तो given that safety and promoting the interest and aspirations of the people in the border areas became important, so under that recently we are also seeing the Vibrant Villages program also. So recently the withdrawal of the free movement regime was recently announced. So this was in implementation since 2018. तो बॉर्डर एरियाज में 16 किलोमीटर तक आप मूवमेंट कर सकते थे। यू कुड गो अक्रॉस द बॉर्डर अप टिल 16 किलोमीटर्स विदाउट एनी वीजा। तो है इट इज टॉकिंग अबाउट, आर्टिकल ये बोल रहा है कि बेनिफिट्स